पर दोस्तों, पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा सेक्शन चल रहा था उसमें हमने पहला जो टॉपिक पढ़ने में लिया था वो था हमारा प्रस्तावना या उद्देशिका। उसके अंतर्गत हमने पहला जो अपना टॉपिक पढ़ा उसको लोक प्रभुता कहते हैं, वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम देखते हैं प्रस्तावना में जो दिए गए वर्ड है इंपॉर्टेंट जितने सारे, उनको धीरे धीरे हम कवर करेंगे। तो हमने लोक प्रभुता पढ़ लिया। अब हमारा जो दूसरा इंपॉर्टेंट जो टर्म दिया हुआ है प्रस्तावना में वो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो अब हम इसके विषय में देखेंगे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या मतलब है और हमारे संविधान में इसका क्या मतलब है। दोनों चीज़ें देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसकी परिभाषा जान लो आप कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या मतलब होता है, सॉवरेन का क्या मतलब होता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं सॉवरेन। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है, देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य, पहले परिभाषा देख लो, फिर हम एक एक वर्ड इसको डील करते जाएंगे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य एक ऐसे देश से है जो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति रखता है। तो आपने क्या समझा कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य एक ऐसे देश से है जो अपने आंतरिक मामलों में और बाह्य मामलों में निर्णय लेने की स्वतंत्र शक्ति रखता है। तो हमने परिभाषा से दो वर्ड देखे, एक आंतरिक देखा और एक बाह्य देखा। तो आंतरिक का क्या मतलब है, देखिए मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि आंतरिक मामलों में कैसे एक देश निर्णय लेने में स्वतंत्र रहता है और बाहरी शक्तियों का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता है। कोई भी कि जो वो आंतरिक मामले में, चाहे राजनीतिक मामला हो, आर्थिक मामला हो, सामाजिक मामला हो, तो किसी भी तरीके का कोई भी मामला हो जो अपने कोई भी देश होगा वो अपने आंतरिक मामलों में, चाहे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कैसे भी मामले हो, उनमें निर्णय लेने के लिए पूर्ण स्वतंत्र होता है। वो किसी बाहरी दबाव में या किसी विदेशी सत्ता है उनके प्रभाव में नहीं आता है। तब कहा जाएगा कि वो देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, सॉवरेन है। ये उसका एक पक्ष है। दूसरा पक्ष होता है बाह्य मामले में। अब पहले हम इसको डिटेल में देखते हैं कि मान लो कि कोई देश राजनीतिक मामले में कैसे स्वतंत्र है। एक ऐसा देश जो राजनीतिक मामले में स्वतंत्र निर्णय लेगा और विदेशी सत्ता के किसी के अधीन नहीं रहेगा, उसको हम बोलेंगे वो अपने आंतरिक मामलों में राजनीतिक रूप से स्वतंत्र है। वहाँ की जो कि मेरे देश की कैसी राजनीतिक प्रणाली कैसी होगी, नागरिकों को कितने अधिकार दिए जाएंगे, ये सारे जो निर्णय होंगे ये देश तय करेगा। ये कोई विदेशी सत्ता नहीं तय करेगी, देश तय करेगा। देश में जो कि संस्थाएं बनाई गई हैं, जो कानून बनाए गए हैं, संविधान बनाए गए हैं, उनके हिसाब से देश कि तय करेगा। बाहरी कोई भी सत्ता हमारे इन मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती किसी भी तरीके का, कि हमारी राजनीतिक प्रणाली कैसी हो, नागरिकों को कितने अधिकार हो, उनके क्या कर्तव्य हो, कैसी हम अपनी राजनीतिक पॉलिसी बनाएं, कोई भी विदेशी सत्ता इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। एक तो ये हो गया इसका आंतरिक जो हमारे पक्ष हैं, उसमें यह राजनीतिक पक्ष ये हो गया, आपने समझ लिया। दूसरा पक्ष है आर्थिक, कि हमारे देश की या किसी भी देश की जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है उसकी आर्थिक संरचना कैसी होगी। आर्थिक संरचना कैसी होगी, वो देश समाजवादी होगा, पूंजीवादी होगा, मिश्रित होगा, ये वो देश खुद तय करेगा। कोई बाहरी सत्ता इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। उस देश में जो अगर टैक्स का सिस्टम है वो कैसा होगा, आर्थिक नीतियाँ कैसी होंगी, विदेशी सत्ता का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा इस मामले में। अभी हम देखेंगे कि ये सैद्धांतिक रूप से ये सब बातें हैं। आजकल जो भूमंडलीकरण का युग है उसमें कुछ परिवर्तन भी आ रहे हैं, तो वो कैसे, और वो तो हम देखेंगे। देखिए, अभी सैद्धांतिक रूप से जो हमारा संवैधानिक पक्ष है, जो संविधान का पक्ष है, वो हम देख लें। फिर पॉलिटी वाला पक्ष जो है उसको हम अलग से देखते हैं। तो आर्थिक में हमने देख लिया कि हमारी आर्थिक संरचना, हमारी आर्थिक नीतियाँ, हमारी अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा होगा, ये कोई विदेशी सत्ता तय नहीं करेगी। इस मामले में निर्णय लेने की स्वतंत्रता पूरी तरीके से हमारे हाथ में है। जैसे अभी देखो, किसान वाला राजनीतिक मामले में आप एक एग्जाम्पल से देख लो। किसान वाला मामला हुआ अभी हमारे देश में, किसानों को के खिलाफ जो सरकार ने खूब सारे एक्शन लिए, सब कुछ किया। विदेशी जो लोग थे उन्होंने आलोचना की, लेकिन वो अगर यहाँ पे गोली भी चल जाती तब भी विदेशी कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। हस्तक्षेप कैसे होगा, हमारी ही संस्थाओं द्वारा होगा। हमारी जुडिशरी होगी, जो जनता है वो देखेगी कि इलेक्शन के माध्यम से इनको फिर से पुनः निर्वाचित होने देना है कि नहीं देना है इस सरकार को, क्योंकि ये अगर जनता के खिलाफ काम करती है तो उसका प्रोसेस होगा एक उनको हटाने का, वो भी हमारा देश ही तय करेगा, कोई और विदेशी सत्ता तय नहीं करेगी। सामाजिक मामले में कि हमारी जातियों की जो जातियां हैं,
जातियां हैं, जनजातियां हैं, हमारे जो धर्म हैं, इनकी क्या स्थिति होगी, धार्मिक भेदभाव की क्या स्थिति होगी, भेदभाव को हमारे देश में कैसी नीतियां बनेगी, महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, जो भी मुद्दा चल रहा है, ये सब कैसे होंगे। तो इस मामले में हम अपने यहाँ पे महिलाओं को आरक्षण देंगे, कब देंगे, हम अपने हिसाब से तय करेंगे। कोई विदेशी सत्ता ये नहीं कह सकती, या अमेरिका या कोई भी ये नहीं कह सकता कि भारत को महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए, या भारत को SC ST OBC के खिलाफ ऐसी मतलब कि पक्ष में ऐसी नीतियाँ बनानी चाहिए, भारत को ऐसी आर्थिक नीतियाँ बनानी चाहिए, कोई नहीं कह सकता। सैद्धांतिक रूप से हमारा संविधान यही कहता है, और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब भी यही है। तो हमने पहला पक्ष देखा आंतरिक। हमने ये देख लिया कि कोई जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य को एक ऐसे देश से जो अपने आंतरिक निर्णय में लेने में स्वतंत्रता रखता है। तो एक पक्ष हमने देख लिया कि आंतरिक वाला क्या है। अब देखते हैं दूसरा पक्ष है बाह्य। बाह्य का क्या मतलब है? बाह्य का मतलब होता है हमारी विदेश नीति से, विदेश के संबंधों से, किस देश के साथ हम शत्रुता रखेंगे, किस देश के साथ हम मित्रता रखेंगे, किस देश के साथ कितनी नज़दीकी रखेंगे, विदेशी नीति में हमने किस देश को प्राथमिकता देंगे, पड़ोसियों के प्रति कैसी नीति बनाएंगे, वैश्विक नीति हम अपनी कैसे बनाएंगे। ये विदेश नीति बनाने में या विदेशी संबंधों के मामले में हम पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। और हमारे मतलब कि इन नीतियां बनाने में कोई भी देश या कोई भी संस्था हस्तक्षेप नहीं कर सकती। जैसे अभी यूक्रेन का मुद्दा चल रहा था दोस्तों, अमेरिका या अन्य जो देश थे वो लगातार भारत का पक्ष जानना चाह रहे थे कि भारत यूक्रेन के पक्ष में खड़ा है कि रशिया के पक्ष में खड़ा है। तो भारत हमने अपना स्टैंड वहाँ पे क्लियर नहीं किया, क्योंकि हमारी संप्रभुता है। हम क्यों बताएं अमेरिका के साथ या रूस के साथ क्यों चले, हमने अपना स्वतंत्र मुद्दा चुना, अपने हिसाब से चले। तो इन सब मामलों को देखते हुए कहा जाता है कि भारत का जो मतलब भारत जैसा जो देश है ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। अमेरिका भी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, ब्रिटेन भी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, उसी तरीके से हम भी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। किसी देश के प्रति हमारी नीति कैसी होगी, किसके साथ हम युद्ध करेंगे, किसके साथ शांति रखेंगे, ये हमारी सरकार तय करेगी, हमारा संविधान तय करेगा, बाहरी सत्ता कोई नहीं तय करेगी। तो आप इसकी परिभाषा के हिसाब से सोचो, जो परिभाषा मैंने बताई कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या मतलब है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य है कोई भी देश ऐसा होगा जो अपने आंतरिक मामले में, जो मैंने सामाजिक, राजनीतिक और ये आर्थिक मामले ये सारे आपको बताए, बाह्य मामले बताए, विदेश नीति वगैरह, संबंध वगैरह बताए, इन सब मामलों में एकदम स्वतंत्र होता है, विदेशी कोई सत्ता या कोई संस्था हस्तक्षेप नहीं करती, तो उस देश को माना जाता है ये प्रभुत्व संपन्न देश है। तो आपने ये जान लिया कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या मतलब है। तो ये हमारा संवैधानिक पक्ष था कि हमारे संविधान में क्या दिया हुआ है, वो पक्ष था। लेकिन हम किस तरीके से पढ़ रहे हैं दोस्तों, शुरुआत से ही मैंने बताया कि हम संवैधानिक पक्ष तो देखेंगे, साथ में हम उसका जो पॉलिटी वाला पक्ष है, राज व्यवस्था वाला पक्ष है, वो भी देखेंगे, उसका व्यवहारिक पक्ष भी देखेंगे। तो ये कहा जाता है, देखिए ऐसा सब मतलब कि हाँ, ये तो हमने सपना देखा था कि हम आंतरिक और बाह्य मामले में एकदम स्वतंत्र होकर निर्णय लेंगे, और मतलब कि हमारा व्यवहार भी ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन जो वास्तविकता होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, क्योंकि आज मतलब कि क्या आप खुद सोचो, क्या हमारी जो आर्थिक नीतियां हैं या राजनीतिक नीतियां हैं, जो वैश्विक संस्थान है जैसे WTO हो गया, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गए, ये संस्थाएं हैं, ये संस्थाएं क्या हमारी आर्थिक नीतियों को प्रभावित नहीं करती हैं? करती हैं दोस्तों। USA जैसा देश, जो रशिया जैसा देश, क्या हमारी राजनीतिक पॉलिसी को प्रभावित नहीं करते हैं? क्योंकि ये ग्लोबलाइजेशन का युग है, और इसमें जो ग्लोबलाइजेशन के युग में कोई भी एक देश मतलब कि स्वतंत्र रह के अपना विकास नहीं कर सकता। इसलिए कुछ संस्थाओं से हमको जुड़ना पड़ता है, देशों से संबंध बनाने पड़ते हैं, और उसमें फिर हमारी जो संपूर्ण प्रभुत्व मतलब कि संप्रभुता है ये चैलेंज होती है। तो हमारे सामने एक सवाल उठ के खड़ा होता है, जो ये सवाल आप पढ़िए, देखिए, भूमंडलीकरण के वर्तमान दौर में संविधान की जो प्रस्तावना में वर्णित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का जो आदर्श है यह अप्रासंगिक हो गया है, चर्चा कीजिए। हमसे ये सवाल पूछा गया है, किसी ने मान लो कि आलोचना की कि आप संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की तो बात कर रहे हैं, आप संप्रभुता की बात कर रहे हैं, सॉवरेनिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन जो ग्लोबलाइजेशन का जो युग है उसमें तो आपका ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न वाला जो आदर्श है ये तो मतलब कि अप्रासंगिक होता गया है। तो इसके पक्ष में या विपक्ष में हम कैसे निर्णय लेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या मतलब है और वर्तमान में इसकी क्या मतलब है। तो देखिए, इसको हम दो हिस्से में बांट के इस सवाल को देखेंगे। इसका पहला हिस्सा जो ये तर्क देते हैं कि भूमंडलीकरण के वर्तमान दौर में अप्रासंगिक हो गया, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं।
ऐसा क्यों कह रहे हो, पहला तो ये है। दूसरा, हम अपना मत देंगे कि नहीं, ऐसा अपने मत में क्या लिखेंगे, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि देखो ये संविधान की जो मूलभूत आदर्श हैं उनको चैलेंज करने वाले सवाल हैं, तो हम इनके हमेशा अगेंस्ट में खड़े होंगे। हम बताएंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा संविधान है उसकी मूल भावना को चैलेंज किया जाता है। अगर सरकार की कोई आलोचना होती या कुछ और दूसरा पक्ष होते तब वहाँ पे हम लिबरल अप्रोच रखी करते, लेकिन हम इसको यहाँ पे पूरी तरीके से खारिज करेंगे। तो पहले हम इसको समझते हैं, इसके दोनों पक्षों को। पहले तो ये समझ लो कि भूमंडलीकरण का क्या मतलब होता है। भूमंडलीकरण का मतलब है कि जब पूरी दुनिया एक दूसरे से लिंक हो जाती है, लिंक हो रही है, भूमंडल का एकीकरण, भूमंडल का एकीकरण, भूमंडल का एकीकरण या विश्व का एकीकरण ही भूमंडलीकरण कहलाता है। ये किसके थ्रू होता है? सूचना के थ्रू होता है। सूचना क्रांति जो हुई है हमारी, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंटरनेट, यूट्यूब, इन सब के माध्यम से हर सेकंड हमको कहीं के अमेरिका की, दुनिया भर की सूचना मिल जाती है। और दूसरी है परिवहन नीति। अब यहाँ से अमेरिका जाना सिर्फ 8-10 घंटे लगते हैं, इतना आसान हो गया है। कहीं की भी कोई खबर हो, दुनिया में पहुँचना हो तो सब भूमंडलीकरण, मतलब कि पूरा विश्व एक हो गया है, तो इसको हम भूमंडलीकरण कहते हैं। तो यही सवाल है कि भूमंडलीकरण के दौर में हमारी जो संप्रभुता है वो चैलेंज होती है। तो अब हम देखेंगे ये तर्क क्या देते हैं। तो ये तर्क देते हैं, अब इसको पढ़िए, आप देखिए, एक मिनट पढ़िए इसको, कि भूमंडलीकरण के वर्तमान दौर में विश्व के देशों के बीच निकटता बढ़ती जा रही। बिल्कुल सही बात है, निकटता बढ़ती जा रही, जिसके कारण कुछ वैश्विक मुद्दे उभर कर सामने आते हैं और इन मुद्दों पर भारत सहित कोई भी देश व्यवहार में स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकता, जैसे पर्यावरण का मुद्दा, आतंकवाद का मुद्दा, परमाणु अस्त्रों का मुद्दा। तो हमारे सामने जब विश्व दुनिया एक होती है, दुनिया मतलब ग्लोबलाइजेशन का युग है, दुनिया के मुद्दे, जब दुनिया एक होती है तो उनके मुद्दे भी कुछ एक होते हैं। तो उन मुद्दों की वजह से कोई एक देश स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाता, और जब स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाता तो यहीं पे उसकी जो संप्रभुता चैलेंज होती है। लोग कहते हैं कि आप तो स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाते अपने बाह्य मामले में, आंतरिक मामले में, तो अब कहाँ से कहते हैं कि आप संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है? तो यहीं पे यह मुद्दा उठता है। तो अब इनको, इस तरीके के मुद्दे को हमको समझना है कि जैसे देखो, अब पर्यावरण का मुद्दा ले लो कि आजकल पर्यावरण किस तरीके के मुद्दे उभर के सामने आते हैं। क्लाइमेट चेंज का मुद्दा हो गया, ग्लोबल वार्मिंग का मुद्दा हो गया, ओजोन लेयर डिप्लीशन का मुद्दा हो गया, डिफॉरेस्टेशन का मुद्दा हो गया। इस तरीके के बहुत सारे मुद्दे हो गए। और ये माना जाता है कि एक देश अगर अपने यहाँ पे पर्यावरण को नष्ट करता है, भारत है, भारत अगर अपने यहाँ के जंगलों का सफाया करता है, भारत अपने यहाँ पे अगर मान लो कि क्लाइमेट चेंज की जो के लिए जो जिम्मेदार गतिविधियाँ होती हैं उनको बढ़ाता है, ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए जिम्मेदार जो गतिविधियाँ उनको बढ़ाता है, तो उसका प्रभाव सिर्फ उस देश पे ही नहीं पड़ता, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से, और आजकल तो प्रत्यक्ष रूप से पूरी दुनिया प्रभावित होती है। तो होता क्या है, जब इस तरीके से जो आप क्लाइमेट मतलब कि अपने यहाँ जो पर्यावरण नीति बनाएंगे या कुछ भी करेंगे या पर्यावरण के खिलाफ काम करेंगे, तो उन सबसे पूरी दुनिया प्रभावित होती है। तो ये सिर्फ आपका मुद्दा नहीं रह जाता है, ये ग्लोबल मुद्दे हो जाते हैं और इनके लिए जो नीति बनाई जाएगी वो दुनिया भर के लिए एक बनाई जाएगी। आप अपने हिसाब से इसके अगेंस्ट में नहीं जा सकते। तो अगर आप यहाँ पे जैसे मान लो कि भारत डिफॉरेस्टेशन करे तो पूरी दुनिया उस पर दबाव बनाएगी, उस पर राजनीतिक, आर्थिक, तमाम प्रकार के प्रतिबंध लगाएगी। और इन्हीं सबको देखते हुए दुनिया जब इकट्ठे बैठती है फिर उनके लिए कुछ नीति बनाती है, जैसे क्लाइमेट चेंज के लिए क्योटो प्रोटोकॉल, ओजोन लेयर के डिप्लीशन के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, दुनिया भर के पेरिस क्लाइमेट संधि, आईपीसी, दुनिया भर के ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं। तो ये सब पूरी दुनिया के लिए नीति बनाते हैं और पूरी दुनिया को उनको फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि ये मुद्दे ग्लोबल हैं। इससे मतलब कि आप संप्रभुता को अगर कहेंगे कि हमारी संप्रभुता है, हम अपने यहाँ चाहे जो करें, तो ऐसा नहीं हो सकता, आपके खिलाफ बहुत सारे प्रतिबंध लगाए जाएंगे। दूसरा मुद्दा है आतंकवाद का मुद्दा। आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय खतरा माना जाता है दोस्तों। एक देश में अगर आतंकवादी पैदा होगा तो ऐसा माना जाता है कि सिर्फ वो अभी शुरुआत में तो उसी देश में रहेगा, लेकिन धीरे धीरे वो अंतर्राष्ट्रीय पूरी दुनिया को खतरा पहुंचाएगा। चाहे कोई भी देश हो, पाकिस्तान भी ले लो, तो पाकिस्तान भी कभी अपने सैद्धांतिक रूप से अपनी जो नीतियां होंगी उसमें कभी आतंकवाद का समर्थन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो ग्लोबलाइजेशन से, दुनिया से जुड़ा हुआ देश है। अगर वो ऐसा करता है स्पष्ट रूप से अपनी नीतियों में, तो पूरी दुनिया उसके अगेंस्ट होगी
और उसके पे खिलाफ दुनिया भर के प्रतिबंध लगाए जाएंगे, जिससे वो खुद देश बर्बादी के कगार पे चला जाएगा। इसलिए कुछ ऐसे मुद्दे हैं ग्लोबलाइजेशन के दौर पे जो आपकी संप्रभुता को चैलेंज करेंगे, ये तर्क दिया जाता है। और क्या है इसमें? परमाणु अस्त्रों का मुद्दा। परमाणु अस्त्रों का माना जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय, ये भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। क्यों है? क्योंकि अगर कोई, जैसे जिन देशों के पास परमाणु हथियार हैं, बड़े देश हैं, उनके पास सिक्योरिटी है कि वो उनकी जो परमाणु अस्त्र हैं, जैसे मान लो भारत है, तो भारत में ये मानना बहुत मुश्किल है, इसकी बहुत कम संभावना है कि भारत के जो परमाणु हथियार या अमेरिका के परमाणु हथियार, ये सब किसी आतंकवादी या किन्हीं देशों, मतलब कि जो उग्रवादी संगठन हैं, उनके हाथों में लग सकते हैं। लेकिन यहीं पे अगर कोई छोटे देश है, सूडान है, लीबिया है, नाइजीरिया है, या इस तरह के कुछ देश हैं, वो परमाणु अस्त्र अगर मतलब कि पाने की कोशिश करते हैं, तो माना जाएगा कि इनके पास इतनी सिक्योरिटी नहीं है और इनके हाथों से कभी भी आतंकवादियों के हाथ में पहुंच सकते हैं। तो इनके प्रति दुनिया का जो रवैया होगा कि ये परमाणु हथियार ना प्राप्त कर पाएँ। ये दोस्त ये कह सकते हैं कि हमारी संप्रभुता है, हम अपने मामले में स्वतंत्र हैं, हम जो चाहे प्राप्त करना वो कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि ये मुद्दा कैसा है? ये ग्लोबल मुद्दा है। तो नीतियाँ कैसी होंगी? इसमें भी ग्लोबल होगी। ये सब तर्क दिया जाता है कि आपके पास, मतलब कि ये सब तर्क दिया जाता है कि जब ये चीज़ें हैं तब संप्रभुता कहाँ है। तो अभी हम देखेंगे कि इसका खंडन हम कैसे करेंगे। जब कोई भी, देखिए, इन्हीं सब तर्कों के आधार पर, जैसे ये तर्क दिया गया, अब इन्हीं तर्कों के आधार पर कहा जाता है कि भारत क्या, दुनिया का कोई भी देश प्रभुत्व संपन्न है। आप प्रभुत्व संपन्न कहते रहते हैं, सॉवरेन कहते रहते हैं, अगर वो अपनी नीति ही अपने हिसाब से नहीं तय कर पाता तो कहाँ से प्रभुत्व संपन्न है। तो ये सब तर्क दिया जाता है। दूसरा देखिए, देखिए दूसरा तर्क इनकी तरफ से क्या दिया जाता है, इसको पहले पढ़ लो। तो भूमंडलीकरण के वर्तमान दौर में विश्व व्यापार संगठन WTO, IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक जैसी संस्थाओं का महत्व काफ़ी बढ़ता जा रहा है और वे अपने सदस्य देशों की आर्थिक नीतियों को काफ़ी सीमा तक प्रभावित करते हैं, जिसके कारण यह माना जाता है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का आदर्श कमज़ोर हो गया है। ये तर्क दिया जाता है कि ये जो कोई भी देश अगर इनका सदस्य है तो वो देश क्या होगा, जो अपनी नीतियाँ बनाएगा, आर्थिक नीतियाँ बनाएगा, वो तो इनके दबाव में बनाएगा। क्योंकि अगर कोई ऋण लेने जाते हो तो वो शर्त लगा देते हैं कि भाई आपको इन योजनाओं पे ही खर्चा करना पड़ेगा, अपनी नीतियाँ ऐसी बनानी पड़ेंगी। तो जब आपको नीति ही ऐसी बनानी पड़ेगी जो दूसरे के दबाव में हो, तो आप कहाँ से प्रभुत्व संपन्न रह जाते हैं। ये बहुत, मतलब कि तार्किक रूप से तर्क दिए गए ये दोनों, कि इन वजहों से आपका देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये एक भ्रम है, एक छलावा है। ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब कि ग्लोबलाइजेशन के दौर में आप प्रभुत्व संपन्न रह जाएं। देखिए, लेकिन हम क्या इसको चैलेंज करेंगे कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसके चैलेंज में हम क्या बोलेंगे? देखिए, भूमंडलीकरण के वर्तमान दौर में भी भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश माना जा सकता है। क्यों? पहला इसका तर्क है कि यदि कुछ अपवाद को छोड़ दिया जाए, यही 5, 7, 10 मुद्दे छोड़ दिया जाए, तो आज भी अधिकांश मामलों में भारत स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति रखता है। हजारों मुद्दे हैं, लाखों मुद्दे हैं, उसमें 5, 7 मुद्दे को आप लेके ये कह दोगे कि भाई भारत के पास संप्रभुता ही नहीं है, तो ये कहाँ से तार्किक तर्क होगा? पहला तो ये तर्क हो गया। दूसरा तर्क, जहाँ तक WTO, IMF और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं और इनसे भारत की संप्रभुता के प्रभावित होने का प्रश्न है, तो यह कहा जा सकता है कि भारत ने स्वेच्छा से ही इन संस्थाओं की सदस्यता ग्रहण की है और स्वेच्छा से ही इनकी सदस्यताओं का परित्याग भी कर सकता है। अतः इन संस्थाओं की सदस्यता संप्रभुता में बाधक नहीं है। देखिए, ये जो भारत जैसा देश अगर WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक इन जैसी संस्थाओं का अगर मेंबर है, तो अपने हित के लिए मेंबर है, अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करने के लिए मेंबर बना है उसका। अगर उसको लगता है कि इससे हमारी राष्ट्रीय हित प्रभावित हो रहे, पूरा नहीं हो रहे या अगेंस्ट में आ रहे, तो जब मन करे छोड़ सकता है। इनकी सदस्यता कोई बाध्यकारी नहीं है। हित जब तक पूरे होते रहे तब तक तो हम रहेंगे, और जब हमारे हित प्रभावित होंगे, नेगेटिव में जाएगा, तब हम छोड़ देंगे। भारत चूंकि एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है दोस्तों, इसलिए भारत इन संस्थाओं से जुड़ा है, क्योंकि इन संस्थाओं से जुड़ने से हमें बहुत सारा ऋण प्राप्त होता है, बहुत सारा मतलब एडवाइस मिलती है, बहुत सारा इकोनॉमी के लिए डायरेक्शन मिलता है। तो इस वजह से भारत जुड़ा हुआ है। जब ऐसा लगेगा कि हमारे हित प्रभावित हो रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं, तब हम उसी समय इसको हम छोड़ सकते हैं। अगर जैसे मान तो अगर जब इनकी हम सदस्यता ग्रहण करते हैं तो इनके कुछ चीज़ें हमको माननी पड़ती हैं। ये तो कोई भी देश मानता है। तो इसके ये जो तर्क दिया जा रहा है कि WTO, IMF, विश्व बैंक ये जैसा हमको कहते हैं वैसे ही हम नीतियाँ बनाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
ये हमको सलाह दे सकते हैं, या जब हम इनसे ऋण लेते हैं तब ये कहते हैं कि आपको उन योजनाओं में खर्चा करना चाहिए, गरीबी उन्मूलन के लिए इन योजनाओं में खर्चा करना चाहिए। ये तो ठीक बात है, जब करना चाहिए। और फिर उसमें ऐसा अगर हमको कहीं भी प्रतीत होता है कि भाई ऋण लेने से हमारी ये आर्थिक नीति उल्टा प्रभावित हो रही, तो उसको हम नहीं ऋण लेंगे और उस पॉलिसी को इनके नहीं मानेंगे। और फिर इनका सदस्य हम स्वेच्छा से हैं, जब मन करे तब छोड़ सकते हैं। कॉमनवेल्थ को लेके, कॉमनवेल्थ, भारत जो है कॉमनवेल्थ का मेंबर है, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, मतलब ब्रिटिश के जो अधिकार में ब्रिटिश जिन पे उपनिवेश बना रखा था देशों जिन देशों को, उन पे कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन मतलब वो जितने देश हैं वो उसके मेंबर हैं, तो भारत भी उनका मेंबर है। तो इसमें ये भी तर्क दिया जाता है तो भारत की संप्रभुता कहाँ है, तो उसका यही तर्क है कि भाई उसके मेंबर हम स्वेच्छा से हैं, कोई हम पे दबाव नहीं है, जब हम चाहे इसको छोड़ सकते हैं। तो जब तक हमारे आर्थिक हित ग्लोबलाइजेशन के युग में पूरे हो रहे तब तक हम इनके मेंबर बने रहेंगे, और जब हमारा ऐसा लगता है कि हमारे आर्थिक हित, राजनीतिक हित, इस तरह के राष्ट्रीय हित प्रभावित होते तब इनको हम छोड़ सकते हैं। तो ये हमारी संप्रभुता में कहीं से कहीं तक बाधक नहीं है। अतः भारत आज भी अधिकांश मामलों में एक संपूर्ण प्रभु संपन्न देश है। तो आपने इस संपूर्ण प्रभु संपन्न, इसका पूरा का पूरा आपने मतलब समझ लिया। देखिए, आपने मतलब समझा, इसकी परिभाषा समझी कि इसमें आंतरिक पक्ष और बाह्य पक्ष क्या होते हैं। दोनों पक्षों में जब कोई देश स्वतंत्र निर्णय लेता है तब वो संपूर्ण प्रभु संपन्न कहलाता है। ये इसका संवैधानिक पक्ष है, सैद्धांतिक पक्ष है। लेकिन उसमें पॉलिटी का पक्ष या राजनीतिक व्यवस्था का पक्ष ये है कि इसमें भूमंडलीकरण के दौरान कुछ इसमें मतलब कि डाइल्यूट हुई है आपकी संप्रभुता, ऐसा तर्क देते हैं दोस्तों। तो वो यही तर्क देते हैं कि वैश्विक युग है, इसमें बहुत सारे मुद्दे ग्लोबल होते हैं, बहुत सारी संस्थाएं काम करती है जो आपकी नीतियों को प्रभावित करती है। उसका जवाब हमारा यही है कि अगर इन संस्थाओं के हम तभी तक मेंबर हैं जब तक हमारे राष्ट्रीय हित कि मतलब कि उनके हित की पूर्ति हो रही है। अगर ऐसा लगेगा कि हमारे राष्ट्रीय हितों की पूर्ति नहीं हो रही तो हम इनसे कभी भी कट सकते हैं, कभी भी निकल सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा जो टॉपिक था, संपूर्ण प्रभु संपन्न, जो प्रस्तावना में दिया गया है वो पूरा होता है। अब तीसरे पे आते हैं। देखिए, तीसरा है समाजवाद। देखिए, अब हम समाजवाद को ढंग से समझेंगे, एक एक पॉइंट इसका समझेंगे। देखिए, समाजवाद जो है हमारे मतलब कि समाजवादी जो शब्द है हमारी प्रस्तावना में वो बाद में जोड़ा गया, पहले सबसे शुरुआत में नहीं था। तो ये हम बाद में देखेंगे कब जोड़ा गया कब नहीं जोड़ा गया। अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं। तो देखिए, समाजवाद का पहले आप मतलब समझ लो, इसकी परिभाषा समझ लो, फिर हम डिटेल में बात करते हैं। जैसे हमने ये इसको पढ़ा भी, संपूर्ण प्रभु संपन्न को, तो इसके समाजवाद को समझो। पहले समाजवाद एक विचारधारा है, हमारे जो वर्ड है समाजवादी है, तो जो उसको समाजवाद की को फॉलो करते हैं या उसका जो मतलब कि मानने वाले लोग होते हैं उनको समाजवादी लोग कहा जाता है, और जो विचारधारा होती है उसको समाजवाद कहा जाता है। तो समाजवाद एक विचारधारा है जो संपत्ति के समाजीकरण, जिसके मतलब कि मूल तत्व क्या होते हैं। समाजवाद एक विचारधारा है जिसके मूल तत्व होते हैं संपत्ति के समाजीकरण, समानता, मजदूर और वंचित वर्गों का कल्याण, मजदूर और वंचित वर्गों का कल्याण, शोषण विहीन समाज में ये विश्वास रखता है। तो आपने ये समझा कि समाजवाद जो है ये एक विचारधारा है। विचारधारा क्या होती है? विचारों का समूह, जिसके क्या तत्व होते हैं दोस्तों। तो समाजवाद के तत्व कौन कौन से हैं? पहला तत्व है संपत्ति का समाजीकरण। सबसे पहले हम इसी को देखेंगे। देखिए, संपत्ति का समाजीकरण का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो भी महत्वपूर्ण संपत्ति, समाजवाद क्या मानता है कि वो कहता है कि संपत्ति का समाजीकरण हो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो कहता है कि जो समाज में संपत्ति है ना, जैसे जो मूलभूत संपत्ति है, जैसे भूमि ले लो, उद्योग ले लो, उद्योग धंधे हो गए या संसाधन हो गए, कारखाने हो गए, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, इनका मालिक कोई निजी व्यक्ति नहीं होगा। इनका मालिक कोई निजी व्यक्ति नहीं होगा, इसका मालिक हमारा समाज होगा, और समाज सभी लोगों की पूर्ति करेगा। कोई एक आदमी यहाँ पे अंबानी नहीं बन सकता। इस तरीके की ये बात करता है। पहले तो ये जान लो आप कि जो मतलब कि आजकल दो व्यवस्थाएं चल रही हैं मूल रूप से, एक तो पूंजीवादी व्यवस्था है और दूसरी है समाजवादी। तब आपको एकदम ढंग से क्लियर हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं, मतलब कि दोनों एक दूसरे के विरोधी विचारधारा हैं। पूंजीवाद जो मानता है ये निजी संपत्ति, निजीकरण, इस तरह की अवधारणाओं को मानता है कि यहाँ पे हस्तक्षेप की नीतियों की, स्वतंत्रता की वैल्यू ज़्यादा होगी, निजी संपत्ति, निजीकरण, इन सब की वैल्यू ज़्यादा होगी। जबकि समाजवाद क्या कहता है, इसका बिल्कुल अपोजिट बात करता है।
ये कहता है कि कोई निजी संपत्ति जैसी कोई चीज़ नहीं है, सारी संपत्ति समाज की है। कोई पूंजीपति, कोई जमींदार, कोई मतलब कि कारखाने किसी निजी व्यक्ति के नहीं होंगे, सब के सब समाज के होंगे और समाज ही उनका डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। तो समाजवाद क्या मतलब कि समाजवाद क्या कहता है कि संपत्ति का समाजीकरण हो, किसी मतलब कि एक व्यक्ति के पास या कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के पास सारी संपत्ति का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। ये क्या कौन कहता है? ये समाजवाद कहता है। अब दूसरी बात पे आते हैं। दूसरी बात क्या है? समानता। तो समाजवाद जो है समानता में विश्वास रखता है। दूसरा तत्व है इसका समानता। समानता का क्या मतलब है दोस्तों? दुनिया भर की जितनी विचारधाराएं हैं सब कहते हैं कि हम समानता में विश्वास रखते हैं। पूंजीवाद भी कहती है हम समानता में विश्वास रखते हैं, सब मार्क्सवाद भी कहती है हम समानता में विश्वास रखते हैं, लोकतंत्र भी कहता है कि हम समानता में विश्वास रखते हैं। तो समाजवाद क्या कहता है? बस दिक्कत क्या है? दिक्कत नहीं है, दिक्कत मतलब कि इसका क्या मतलब है कि सब मानते तो हैं लेकिन कौन किसको पहले प्रियोरिटी में रखता है, मेन मुद्दा सिर्फ इसी का है। कोई स्वतंत्रता को ज़्यादा मानता है, कोई समानता को ज़्यादा मानता है। तो जो इसमें सिर्फ अंतर आता है डिग्री का ही मेन अंतर आता है कि कौन किसको ज़्यादा मानता है। समानता में कई विचारधारा विश्वास रखती हैं। ऐसा नहीं है कि समानता में पूंजीवादी विचारधारा विश्वास नहीं रखती है लेकिन वही है कि कौन किसको मेन मानता है। तो इसमें जो समाजवाद है ये स्वतंत्रता को भी मानता है, समानता को भी मानता है, लेकिन इसके केंद्र में क्या रहता है? केंद्र में इसके समाजवाद के केंद्र में समानता रहेगी, जबकि जो पूंजीवाद है उसके केंद्र में स्वतंत्रता रहेगी। वो पहले स्वतंत्रता को वैल्यू देगा, बाद में समानता को वैल्यू देगा। लेकिन समाजवाद क्या है? पहले समानता को वैल्यू देगा, उसके बाद स्वतंत्रता, अधिकार, ये सब बाद की बातें हैं। पहले समाज में समानता होनी चाहिए, ये कहता है। तीसरी बात क्या है? मजदूर और वंचित वर्गों का कल्याण। देखिए, तो ये कहता है कि समाजवाद क्या कहता है कि समाज में पूंजी जो पति हैं, धनी हैं, जमींदार हैं, इनके हित ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। वो कहता है कि जो सरकारें हो ना वो ऐसी नीतियाँ बनाएं जो वंचितों का कल्याण करें, मजदूरों का कल्याण करें, गरीब वर्गों का कल्याण करें। ऐसी नीतियाँ बनानी चाहिए, क्योंकि उसमें जो सरकार की नीतियाँ उसमें ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि ये अमीरों, धनियों, जमींदारों, पूंजीपतियों के हित में काम कर रही हैं। अभी हम मोटा मोटा समाजवाद पढ़ रहे हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। अगला चीज़ देखते हैं, इसका जो तत्व है शोषण विहीन समाज। शोषण विहीनता का क्या मतलब? इसका मतलब है कि कोई भी एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण ना करे। पूंजीपति है तो वो मजदूर का शोषण ना करे, जमींदार है किसान का शोषण ना करे, अमीर है गरीब का शोषण ना करे। तो ये कहता है ऐसा समाज हो जिसमें कोई किसी का शोषण ना करे। शोषण विहीन समाज की कल्पना करता है ये समाजवाद। और एक चीज़ को बढ़ावा देता है ये, समाज की तुलना मतलब कि व्यक्ति की तुलना में समाज को ज़्यादा वरीयता देता है। इसका पांचवा तत्व है। तो ये क्या कहता है कि अगर सामाजिक हित है तो उसकी प्राप्ति के लिए जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है या व्यक्ति की हित है उनमें कमी की जा सकती है। अगर समाज की हित अगर किसी चीज़ से पूरे हो रहे हैं तो एक दो व्यक्ति के हितों की बलि दी जा सकती है, ये समाजवाद कहता है। जैसे हमारा नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की कि भारत की 70% संपत्ति 30% लोगों के पास है। तो समाजवाद क्या कहता है कि इसी जो 30% लोग हैं और सर एक तरफ 70% लोग हैं, 70% के पास 30% संपत्ति और 30% के पास 70% संपत्ति, तो ये बराबर कहाँ है? तो समाजवाद कहता है इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो। समाज का हित इसी में है कि सब लोगों के पास समान संपत्ति हो। इसका डिस्ट्रीब्यूशन करो और नीति ऐसी बनाओ कि इन 30% लोगों के फेवर में नीतियाँ ना हो, इन 70% लोगों के फेवर में नीतियाँ हो, क्योंकि वास्तविक समाज तो यही है, समाज का हित इन्हीं से है। और जब तक ऐसा नहीं होगा तो समाज में मतलब कि समानता नहीं आएगी, जो इनका मूल है, मतलब कि समाजवाद का मूल है। पूंजीवाद इसका समर्थन नहीं करता है। ये तो हमने पढ़ लिया सैद्धांतिक रूप से, सारा हमने सैद्धांतिक रूप से। तो अब लेकिन अब ये समझ लिए कि समानता लाना चाहता है समाजवाद। संपत्ति के समाजीकरण की बात करता है, मजदूर और वंचितों के कल्याण की बात करता है, शोषण विहीन समाज में विश्वास रखता है, और क्या रखता है? समाज को व्यक्ति की तुलना में ज़्यादा महत्व देता है। ये तो सैद्धांतिक बातें हो गई, लेकिन व्यवहार में इनको हम प्राप्त कैसे करेंगे? इन पांचों चीज़ों को प्राप्त कैसे करेंगे? व्यवहार में इसको हम कैसे प्राप्त करेंगे? तो यहीं से उभरता है कि समाजवाद के दो रूप होते हैं। समाजवाद के दो रूप होते हैं। एक तो होता है मार्क्सवाद, इसको मार्क्सवाद या तो साम्यवाद, और दूसरा होता है लोकतांत्रिक समाजवाद। ये
समाजवाद के जो उद्देश्य हैं उनको प्राप्ति के तरीके हैं। दो तरीके हैं, दोनों यही चाहते हैं कि दोनों उसी पांचों चीज़ों को जो हमने बताया, संपत्ति का सामाजिकरण, समानता, मजदूर और वंचित का कल्याण, शोषण विहीन समाज, संपत्ति मतलब कि समाज को व्यक्ति से ज़्यादा वरीयता, ये दोनों वैसा ही चाहते हैं। अंतर दोनों में साधन का है कि कैसे प्राप्त करेंगे। मूलभूत सिर्फ अंतर इतना है कि मार्क्सवाद अलग तरीके से प्राप्त करना चाहता है, लोकतांत्रिक समाजवाद इसको अलग तरीके से प्राप्त करना चाहता है। मार्क्सवाद इसको वर्ग संघर्ष, क्रांति और हिंसा, इन सब माध्यमों से इन जो समाजवाद के जो मूल तत्व हैं इनको प्राप्त करना चाहता है। वही जो लोकतांत्रिक समाजवाद है ये लोकतांत्रिक साधनों में विश्वास रखता है। और इन्हीं लोकतांत्रिक साधनों में क्या क्या आता है, जैसे चुनाव हो गया, चुनाव कराना हो गया, योजनाबद्ध विकास हो गया, कानून हो गए, इनके माध्यम से वो, तो ये लोकतांत्रिक जो समाजवाद है, ये जो समाजवाद के जो तत्व हैं उनको प्राप्त करने के जो तरीके हैं उनमें क्या क्या अपनाता है, चुनाव कराना, कानून का पालन करना, योजनाबद्ध विकास करना, इस तरीके के माध्यम से ये समाजवाद के जो तत्व है उनको प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्क्सवादी समाजवाद, पहले हम इसको देख लेते हैं, मार्क्सवादी या साम्यवादी क्या होते हैं। तो कार्ल मार्क्स जो एक मतलब कि इस विचारधारा के प्रतिपादक थे, इसीलिए इसको मार्क्सवादी विचारधारा कहा जाता है। ये जो कार्ल मार्क्स या मार्क्सवादी लोग हैं या साम्यवादी लोग हैं, ये मानते हैं कि दुनिया में सिर्फ दो ही वर्ग होते हैं, एक होता है शोषक वर्ग और एक होता है शोषित वर्ग। तो जो शोषक वर्ग होता है, जैसे पूंजीपति वर्ग हो गया, ये शोषक वर्ग हो गया, मजदूर हो गया शोषित वर्ग हो गया, जमींदार ये हो गया शोषक वर्ग, जो किसान हो गए ये शोषित वर्ग हो गए। तो पूरी दुनिया में कोई और तीसरा वर्ग नहीं होता है, सिर्फ दो ही वर्ग होते हैं, एक शोषक वर्ग होता है, दूसरा शोषित वर्ग होता है। ये देखो हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि समाजवाद को के जो तत्व है उनकी प्राप्ति के तरीके जो है उसको लिए मार्क्सवाद क्या बताता है। तो मार्क्सवाद पहले तो समाज को पूरी तरीके से दुनिया के भर के समाज को दो वर्गों में बांटता है, एक शोषक समाज बताता है, दूसरे को शोषित कहता है। तो शोषक वर्ग में ये किसको रखता है, ये पूंजीपति को रखता है, जमींदार को रखता है, इन सबको रखता है जिनके पास संपत्ति है, जिनके पास धन है। शोषित वर्ग में जिनके पास मजदूर है, किसान है, जिनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, मतलब कि बहुत सारे निम्न जो लोग हैं उनको रखता है इसमें। फिर ये क्या तर्क देते हैं कि ये शोषक वर्ग हैं इनकी संख्या बहुत कम है और ये जो शोषित वर्ग हैं इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। इसी को ये बुर्जुआ वर्ग कहता है, शोषक वर्ग को, और जो शोषित वर्ग है इनको सर्वहारा वर्ग कहता है। तो कहता है कि इनकी जो संख्या है ये बहुत ज़्यादा है, जो सर्वहारा वर्ग है, जो शोषित वर्ग हैं। और इंडस्ट्रियलाइजेशन ने या औद्योगिकरण ने ऐसी परिस्थितियों को जन्म दे दिया है कि ये जो दुनिया भर के जो ये शोषित वर्ग हैं या वहाँ के, ये यूरोप की बात करता था, यूरोप की जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था उसी को देख के इसने ये सिद्धांत लिया था। जो पूंजीवाद के कारण जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उसकी वजह से क्या हुआ कि जितने मजदूर थे वो एक जगह पे इकट्ठा होने लगे, एक जगह पे काम करने लगे। तो उसी पे इसने सिद्धांत दिया कि भाई जो शोषित वर्ग है इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, और यही लोग जो हैं समाज के वास्तविक वर्ग यही हैं। तो ये कहता कि जब तुम ये मतलब एक जगह काम करते हो तो इनकी चेतना को जगाने की ज़रूरत है, इनमें यूनिटी लाने की ज़रूरत है, पूरे दुनिया के मजदूरों को एक करने की बात करता है। यही कहता है कि तुम लोग शोषित हो और ये तुम्हारा शोषण कर रहे हैं, इसलिए तुमको इनके खिलाफ वर्ग संघर्ष करना पड़ेगा। और दो ही वर्ग हैं, अमीर और गरीब, शोषक और शोषित, बुर्जुआ सर्वहारा। तो आपको यहाँ पे वर्ग संघर्ष करना पड़ेगा और वर्ग संघर्ष का परिणाम होगा कि क्रांति आएगी, हिंसा होगी। शांति की बात नहीं करता जैसे गांधी जी करते थे, तो ये बिल्कुल शांति की बात नहीं करता था। ये कहता था कि क्रांति आएगी और मतलब कि वर्ग संघर्ष होगा, उसका परिणाम होगा कि क्रांति होगी, पूंजीवाद खत्म होगा क्योंकि ये संख्या में बहुत कम है। और इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, देखिए इसके परिणाम स्वरूप ये होगा जब मतलब कि शोषक वर्ग खत्म हो गए और शोषितों का शासन आएगा, तो वही जो 5 चीज़ें हैं समाजवाद की, संपत्ति का सामाजिकरण होगा, यही लोग करेंगे, और समानता आएगी, मजदूर और वंचित वर्गों का कल्याण होगा क्योंकि नीतियाँ ऐसी बनाएंगे, क्योंकि वही लोग होंगे तो ये नीति भी वैसी बनाएंगे, शोषण विहीन समाज होगा और समाज को ज़्यादा वरीयता दी जाएगी व्यक्ति की तुलना में। तो ये मार्क्सवाद या साम्यवाद कहते हैं। इसी को हमारे यहाँ पे जो नक्सलवादी लोग थे इसी विचारधारा को फॉलो किए तो उनको नक्सलवादी कहा जाने लगा। हिंसक रूप से वो समाजवाद की प्राप्ति की कोशिश करते हैं। और जो चाइना में माओवादी लोग थे, चाइना में जो माओ थे, वो भी
इसी विचारधारा को 90% तो इसी विचारधारा को माना और कुछ अपना भी ऐड किया, वो और हिंसक हो गए। वो कहते थे कि जो माओ कहते थे कि शक्ति जो है बंदूक की तली से निकलती है, तो और ज़्यादा हिंसक विचारों को बढ़ावा देते थे। तो वो अपने समाजवाद को प्राप्ति के तरीके हैं। तो पहला हमने देख लिया कि मार्क्सवाद क्या कहता है ये जो समाजवाद के तत्व है उनकी प्राप्ति के लिए। लेकिन आप ये समझो, अब ये समझो कि भारत का संविधान क्या इसको स्वीकार करता है? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि हिंसा को बड़ा, जो गांधी के देश में जहाँ हिंसा की बात की जाती है वहाँ हिंसा किसी भी रूप में हो उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेकिन हमको ये इसलिए पढ़ना है क्योंकि हम भारतीय समाजवाद को मतलब कि समझेंगे, वही हमारे इसको सवालों में पूछा जाता है। तो बैकग्राउंड में हमको ये समझना पड़ेगा कि समाजवाद क्या है, समाजवाद के कौन कौन से रूप हैं जो उसकी प्राप्ति मतलब उसको प्राप्त करना चाहते हैं। तो पहला क्या है? मार्क्सवाद या साम्यवाद। अब दूसरा देखते हैं लोकतांत्रिक समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद के साधन, अभी मैंने बताया आपको कि लोकतांत्रिक जो समाजवाद होता है उसके साधन होते हैं, मतलब समाजवाद के जो तत्व या उद्देश्य है उसको प्राप्ति के साधन जो लोकतांत्रिक समाजवाद बताता है वो क्या बताता है? वो बताता है कि चुनाव के माध्यम से, कानून के माध्यम से, और क्या बताता है? योजनाबद्ध विकास के माध्यम से। इन सब माध्यमों से, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इनमें मूल अंतर यह है कि जहाँ मार्क्सवाद साम्यवाद वर्ग संघर्ष या क्रांति हिंसा जैसे साधनों में विश्वास रखता है, वहीं जो लोकतांत्रिक समाजवाद है ये लोकतांत्रिक साधनों यथा संसद के कानून, चुनाव, योजनाबद्ध विकास आदि में विश्वास रखता है। तो इन जो तत्व हैं इनके माध्यम से ये समाजवाद लाने की कोशिश करते हैं। इसके जो प्रणेता थे सबसे शुरुआती भारत में वो जवाहरलाल नेहरू थे। तो जवाहरलाल नेहरू जो थे वो ये कहते थे कि भाई हमको हिंसा की बात नहीं करनी है, हमको वर्ग संघर्ष की बात, क्रांति की बात, ये सब बातें नहीं करनी है। हमारा देश एक लोकतंत्र है, हम आज़ादी पाए हैं और लोकतांत्रिक तरीके से ही हम समाजवाद लाएंगे, समानता लाएंगे। तो वो ये कहते थे कि हमको बुलेट की जगह बैलेट की ज़रूरत है, मतलब कि हमको एक चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से, कानून के माध्यम से, योजनागत विकास के माध्यम से ही हम अपने यहाँ पे समाजवाद ला सकते हैं। इसी को देखते हुए उन्होंने योजना आयोग का गठन किया, पंचवर्षीय योजना चलाई, उसी में उन्होंने उद्योगों को भी बढ़ावा दिया, गरीब की जो कल्याण योजनाएँ चलाई, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया, 5 ईयर प्लान के माध्यम से पूरे भारत का विकास किया, जिसमें उन्होंने मतलब कि इन्हीं चीज़ों को वरीयता में रखा जो समाजवाद के जो तत्व हैं उनकी मतलब कि पूर्ति होती रहे। तो ये कहते थे कि हमको बुलेट पे विश्वास नहीं है, हमको बैलेट पे विश्वास है। जनता के बीच जाकर ये कहते थे कि हमको आप वोट दीजिए, हम ऐसे कानून बनाएंगे, हम जमींदारी प्रथा को ख़त्म करेंगे, जो उद्योग है उनका राष्ट्रीयकरण करेंगे, समाजीकरण करेंगे। जैसे इन्होंने टाटा इंडिया को एयर इंडिया बनाया था, बहुत सारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, इंदिरा गांधी तक हमारी यही नीति चलती रही। योजना आयोग भी इन्होंने बनाया, 5 ईयर प्लान, सारा कुछ किया, गरीबी निवारण कार्यक्रम चलाए। तो हमने मतलब हिंसा के रूप को नहीं अपनाया, हमने लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया। तो आपने ये मोटे मोटे तौर पे ये देख लिया कि जो समाजवाद को प्राप्ति के जो तरीके हैं, जो मार्क्सवादी एक तरीका है, दूसरा लोकतांत्रिक समाजवाद है। अब इन दोनों के हिसाब से अब देखो कि भारत में वर्तमान में है क्या, कि भारत कौन से साधन को इसमें से लोग समाजवाद को प्राप्त करने के लिए कौन सा साधन अपनाता है। तो भारत जो है, देखेंगे कि भारत इन दोनों में से कोई भी तरीकों को नहीं अपनाता है। हमारे संविधान में कहीं भी समाजवाद की परिभाषा नहीं बताएगी, पार्लियामेंट का कोई कानून नहीं है जिसमें ये बताया गया हो कि समाजवाद की ये परिभाषा होगी। हमने मार्क्सवाद को तो पूरी तरीके से खारिज किया। मार्क्सवाद या साम्यवाद, आप इसमें, क्योंकि ये हिंसा को बढ़ावा देता है, वर्ग संघर्ष, क्रांति को बढ़ावा देता है, इसलिए हमारे संविधान में इसकी कोई जगह नहीं है। वही जो लोकतांत्रिक समाजवाद है, इसको हमने अपने हिसाब से मतलब इसी को एडिट करके या इसी में संशोधन करके इसको फॉलो किया है। तो हमारा जो संविधान है या हमारा जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद से निकटता रखता है। कहीं भी इसकी परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, सुप्रीम कोर्ट ने DS नकारा केस 1982 में जो हुआ था उसमें समाजवाद की व्याख्या करते हुए इसके कुछ तत्व बताए हैं। पहले तो ये आप पढ़ लो कि भारत में समाजवाद का अर्थ मार्क्सवाद या साम्यवाद नहीं है। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद से निकटता रखता है, लेकिन फिर भी उससे भिन्न है, जिसके कारण यह माना जाता है कि भारतीय समाजवाद का स्वरूप विशिष्ट है। तो भारतीय जो समाजवाद है ना वो मार्क्सवाद को मानता है, उसको तो बिल्कुल नहीं मानता। लोकतांत्रिक समाजवाद है, इसके निकटता रखता है, लेकिन पूरी तरीके से इसको भी नहीं मानता। वो क्यों नहीं मानता अभी हम आगे देखेंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय ने, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया DS नकारा केस में कि भारतीय जो समाजवाद है उसका एक्चुअल मतलब क्या है।
तो डीएस नकारा केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया, साम्यवाद की व्याख्या करते हुए ये बताया कि जो समाजवाद है इसका अर्थ है जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति की सुरक्षा प्रदान करना। फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, मतलब कि जब आदमी पैदा होता है और जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक उसको सुरक्षा प्रदान करना ही समाजवाद है। तो भारतीय समाजवाद एक विशिष्ट समाजवाद है जो ना मार्क्सवाद से मेल खाता है ना पूरी तरीके से लोकतांत्रिक समाजवाद से मेल खाता है। इसका स्वरूप विशिष्ट है और वो क्या है वो सुप्रीम कोर्ट ने डीएस नकारा केस में बताया। उसका मतलब है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना ही समाजवाद है। इसके कुछ मूलभूत तत्व बताए सुप्रीम कोर्ट ने। इन्होंने ये बताया कि आय की असमानता को कम करना, असमानता को कम करना, खत्म करना नहीं कहा इन्होंने, कम करना, कि सरकार ऐसी नीतियां, ऐसे कार्यक्रम, ऐसे कानून बनाए जिससे आय के अंतर को कम किया जा सके। तो सरकार ऐसी नीतियों को फॉलो करे। दूसरा इन्होंने बताया कि जीवन स्तर की असमानता को कम करना। हमारे यहाँ पे हर चीज़ में मतलब कि अमीरी गरीबी का अंतर साफ साफ दिखता है। शिक्षा व्यवस्था में ले लो, स्वास्थ्य व्यवस्था में ले लो, कुछ भी चीज़ है उसमें अमीरी गरीबी का साफ अंतर दिखता है। क्योंकि अगर शिक्षा दो तरीके की है, एक अमीरी के लिए, गरीबी के लिए, इसी तरह स्वास्थ्य की पद्धतियाँ दोनों सबके लिए अलग अलग हैं। तो अगर आय की असमानता कम होती तो ये जीवन स्तर की असमानता भी कम होती। तो सुप्रीम कोर्ट का यही कहना था डीएस नकारा केस में कि आप आय की असमानता को कम करने वाली नीतियाँ बनाइए, जीवन स्तर को कम करने की वाली नीतियाँ बनाइए, ऐसी नीतियाँ बनाइए जिससे आय का डिस्ट्रीब्यूशन समान रूप से हो। कम से कम उस चीज़ की कोशिश करिए कि समानता को बढ़ावा दिया जा सके, जिससे हर व्यक्ति जो अपने जीवन स्तर को ऊपर उठा सके। और जब जीवन स्तर का ऊपर उठाएगा तो इस तरह की जो असमानता है वो कम देखने को मिलेगी समाज में। और क्या कहा कि मजदूर और वंचित वर्गों का कल्याण करना। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सरकारों को मतलब कि कहा इस केस में कि सरकार जो होती है, हमारे यहाँ पे एक लोकतांत्रिक सरकार है, समाजवादी सरकार है, तो वो ऐसी नीतियाँ अपनी ज़रूर बनाए जिससे मतलब कि मजदूर और वंचित वर्गों का कल्याण हो सके, शोषण की समाप्ति हो सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने डीएस नकारा केस में इस चीज़, इन चारों तत्वों को समाजवाद का तत्व बताया। देखिए, तो ये हमारे संविधान जो मतलब कि समाजवाद है उसका एक तत्व हो गया। लेकिन आप इसमें ये देख रहे हैं, कहीं भी आप ये देख रहे हैं कि जो मूलतः हमने समाजवाद की सैद्धांतिक परिभाषा ली उसमें संपत्ति का समाजीकरण, ये चीज़ उसमें मूल चीज़ थी। तो इसमें कहीं भी ऐसी चीज़ दिख रही है? नहीं दिख रही। वो इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि भारतीय समाजवाद जो है वो दुनिया के समाजवाद से मेल नहीं खाता, ये विशिष्ट है। वही पश्चात जो समाजवाद है या मार्क्सवाद है या उधर के जो समाजवादी, जो मार्क्सवादी लोग थे जो फॉलो करते थे उसके, तो उनके जो मतलब मूल तत्व, उनका जो केंद्रीय तत्व था ना, वो संपत्ति का समाजीकरण था। वो अनिवार्य रूप से पूंजीवाद के विरोधी थे। हमारा जो समाजवाद है वो अनिवार्य रूप से पूंजीवाद का विरोधी नहीं है। हमारा जो मतलब कि समाजवाद है उसके केंद्र में संपत्ति का समाजीकरण नहीं है, उसके केंद्र में समानता है। और जितनी भी चीज़ें अगर बनाई जाएगी, चाहे नीतियाँ बनाई जाए, कोई कानून बनाया जाए, कुछ रूल्स बनाया जाए, उनके केंद्र में समानता ही रहेगी। तो डोमिनेटिंग जो वर्ड है केंद्र में हमारे समाजवाद के वो है मतलब कि समानता। और पश्चिम का जो समाजवाद है उसका केंद्र में जो तत्व है वो है संपत्ति का समाजीकरण, पूंजीवाद का विरोधी। हमारा जो समाजवाद है वो पूंजीवाद का अनिवार्य रूप से विरोधी नहीं है। तो हमारा समाजवाद ये मानता है कि हमको मिश्रित अर्थव्यवस्था के स्वरूप को लेकर चलना है। हर चीज़ मतलब कि दोनों चीज़ों को फॉलो करना है, गरीबों का कल्याण भी करना है। लेकिन अगर यहाँ पे पूंजी निर्माण को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा तो जो पैसा आएगा वो कहाँ से आएगा? तो इसीलिए दोनों को करना है। यहाँ से पूंजीपति को भी बढ़ावा देना है, मतलब कि नीतियाँ ऐसी मतलब बनाई जानी चाहिए जिससे हमारे यहाँ पे पूंजीवाद को भी बढ़ावा दिया जा सके, जिससे टैक्स कलेक्शन हो और उन टैक्स कलेक्शन को हम गरीबी कल्याण योजनाओं में खर्च करें। अगर कहीं भी सरकार समानतावादी नीतियाँ जो होती हैं, जैसे मान लो शिक्षा की नीति हो गई, गरीब कल्याण योजनाएं हो गई, इनको अगर खत्म करना करे या इन पे कुछ मतलब कि प्रश्न चिन्ह लगाए, तब कहा जाएगा कि हमारे यहाँ पे समाजवाद की नीतियाँ खतरे में है या समाजवाद खतरे में है। लेकिन जब तक जो भारतीय समाजवाद है वो विशिष्ट रूप का है और यहाँ पे जो पूंजीवाद को भी बढ़ावा दिया जाता है, समाजवाद को भी बढ़ावा दिया जाता है, तो मिश्रित तरीके का यहाँ का समाजवाद है, एक विशिष्ट तरीके का समाजवाद है। तो हमने दोस्तों इस वीडियो में, अब देखो इसको भी आप पढ़ लो। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भारतीय समाजवाद का संबंध सरकार की समानतावादी नीतियों से है। संपत्ति के निजीकरण या समाजीकरण का मुद्दा इनके केंद्र में नहीं है। भारतीय समाजवाद इस बात पर बल देता है कि सरकार की नीतियां समानता पर आधारित हों और वे मजदूर और वंचित वर्गों के पक्ष में हों। लेकिन भारतीय समाजवाद निजी संपत्ति और पूंजीवाद का अनिवार्यता विरोधी नहीं है, बल्कि भारतीय समाजवाद में निजी संपत्ति एवं
सार्वजनिक संपत्ति का सह अस्तित्व संभव है। इसी रूप में भारतीय समाजवाद विशिष्ट है और पश्चात समाजवाद से भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि पश्चात समाजवाद में संपत्ति का समाजीकरण है, अनिवार्य रूप से पूंजीवाद का विरोधी है, जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे सह अस्तित्व की बात की गई है कि पूंजीवाद भी रहे, पूंजीवाद के जो तत्व हैं वो भी रहे, स्वतंत्रता को भी बढ़ावा दिया जाए और समानता को बढ़ावा दिया जाए, दोनों में बैलेंस बना के रखा जाए। यही भारतीय समाजवाद है और ये दुनिया भर से विशिष्ट है। तो इस वीडियो में हमने दोस्तों जो समाजवाद है वो देख लिया और हमने संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न उसकी भी व्याख्या ढंग से कर ली। इसमें एक सवाल है लेकिन इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। धन्यवाद।